हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोगों का एसए ऑनलाइन सॉल्यूशन में। हमारा जो चैप्टर है जिसका नाम है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, ये लेक्चर 2 है। लेक्चर 1 में यानी कि पार्ट 1 में हम आप लोगों को बता दिए कि फ्रेडरिक मिश्र क्या बताए थे। फ्रेडरिक मिश्र के बाद अल्टमैन आकर उसको न्यूक्लिक एसिड बोले। न्यूक्लिक एसिड जो होता है उसमें डीएनए एंड आरएनए होता है। डीएनए एंड आरएनए जो होता है ये पॉली न्यूक्लियोटाइड के चैन होता है। अब सवाल आता है कि न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, तो ये भी बताए थे कि न्यूक्लियोटाइड जो होता है ये सुगर, नाइट्रोजेनिक बेस और किसको, फास्फोरस यानी कि फॉस्फेट ग्रुप को, फॉस्फ्यूरिक एसिड, ये तीनों के मिलने से एक न्यूक्लियोटाइड बनता है। और वह एक न्यूक्लियोटाइड जब आपस में जुड़ते जाएंगे एक चैन बन जाएगा, जिस चैन का नाम हो जाता है पॉलीन्यूक्लियोटाइड चैन। ये बातें हम आप लोगों को बता दिए थे। वो जुड़ता कैसे है उस चीजों को पढ़ना है आज के हमारे लेक्चर 2 में या पार्ट 2 में आप कह सकते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को थोड़ा सा रिवीजन में बता दूं। आप लोग बताइएगा कि ये जो भाग है, ये जो मैं बना रहा हूं, ये क्या है? बताओ जल्दी से, ये क्या है बाबू? कमेंट कर दो। तो ये है आपका सुगर। इस सुगर में एक सी ऊपर की ओर ऐसे होता है। सब कोई पढ़ा है ना जी? अरे पढ़ लेना सब कोई, ध्यान दो। ये कार्बन नंबर 1 है, ये कार्बन नंबर 2 है, ये कार्बन नंबर 3 है, ये कार्बन नंबर 4 है, ये कार्बन नंबर 5 है ना? सबको को पता है। अब ध्यान दो, ये शुगर है, इसमें OH बॉन्ड होता है, ये सभी हम लोग पढ़ लिया है। डीएनए में अलग स्ट्रक्चर होता है, आरएनए में अलग स्ट्रक्चर होता है, इससे पहले वाले को हम पढ़ा चुके हैं। अगर आप लोग पार्ट 1 का वीडियो नहीं देखे तो पार्ट 1 को देखिए, फिर पार्ट 2 को देखिए तो समझ में आएगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिए। ये हो गया आपका शुगर, ये हो गया आपका शुगर। ये शुगर के स्ट्रक्चर में सबसे पहले आप लोगों को बता दूं, शुगर के कार्बन नंबर 1 के साथ, शुगर के कार्बन नंबर 1 के साथ नाइट्रोजेनिक बेस N.B, इसका मतलब क्या हुआ? नाइट्रोजेनिक बेस। इसका फुल फॉर्म क्या हम लिख सकते हैं? नाइट्रोजेनिक बेस। नाइट्रोजेनिक बेस पहले जुटता है। क्या जुटता है जी? नाइट्रोजेनिक बेस जुटता है सबसे पहले। तो शुगर के कार्बन नंबर 1 पर नाइट्रोजेनिक बेस जुड़ता है और जुड़कर इसका नाम बदल जाता है। तो देखो, शर्करा, मैं इधर लिख रहा हूं शर्करा। शर्करा के साथ अगर नाइट्रोजेनिक बेस क्या आ जाए? नाइट्रोजेनिक बेस। अगर नाइट्रोजेनिक बेस जुट जाए, नाइट्रोजन जुट जाए आप कह सकते हैं, या नाइट्रोजेनिक बेस जुट जाए, तो अब वो नाइट्रोजेनिक बेस में एडेनिन हो सकता है, या गुआनिन हो सकता है, या प्यूरिन का हो सकता है, या पाइरिमिडिन का नाइट्रोजेनिक बेस। नाइट्रोजेनिक बेस 5 होता है, हम बताया ना, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन, वो हम बता चुके हैं। नाइट्रोजेनिक बेस में कुछ भी जुड़ सकता है। शर्करा के साथ नाइट्रोजेनिक बेस जुटा तो इसका नाम हो जाता है न्यूक्लियोसाइड। क्या नाम हो जाता है इसका? न्यूक्लियोसाइड। ठीक है, ये बात समझ में आ गया। ये था शुगर। इस शुगर के साथ नाइट्रोजेनिक बेस, पहला नंबर कार्बन पर नाइट्रोजेनिक बेस जुटा, जिसके चलते अब इस शुगर का नाम बदल जाएगा और ये हो जाएगा न्यूक्लियोसाइड। क्या जाएगा? न्यूक्लियोसाइड। अब बोले, अभी बोलोगे ऐसा, अभी तो आप इससे पहले बोले थे कि न्यूक्लियोटाइड के चैन है ना, आप न्यूक्लियोसाइड लिख रहे हैं। तो देखो, जब नाइट्रोजेनिक बेस जुटा तो इसका नाम होता है न्यूक्लियोसाइड, और ये जो बॉन्ड के थ्रू जुटता है ना, उस बॉन्ड का नाम होता है एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। एंड ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ये किस बॉन्ड द्वारा जुड़ा? एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो सवाल आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, नीट में भी पूछ देता है और ऐसे जनरल जरूरी है। शुगर के कार्बन नंबर 1 के साथ नाइट्रोजेनिक बेस जुड़ता है, और वो जुड़ता किस बंधन द्वारा है, किस बॉन्ड द्वारा है? तो एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड द्वारा जुड़ता है। अब एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड द्वारा जुट गया आपका नाइट्रोजेनिक बेस, तो इसका नाम हो गया न्यूक्लियोसाइड। क्या नाम हो गया बाबू? न्यूक्लियोसाइड। इतनी बातें समझ में आ गई, इसमें किसी भी बच्चों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब ध्यान दो, अब ध्यान दो इधर। इस 5 नंबर जो कार्बन है ना, इस 5 नंबर कार्बन के साथ, इस 5 नंबर कार्बन के साथ जुड़ जाता है फॉस्फेट आकर। क्या आकर जुड़ जाता है बाबू? OH यहाँ पे एक होता था ना, याद है? और OH ही ना रिएक्शन करेगा, एक ऑक्सीजन का भाग छूटा रहता है, ऑक्सीजन के 2 साइड से जुड़ सकता है।
तो इस O के एक साइड से जुड़ सकता है, केमिस्ट्री आप लोग पढ़े होंगे तो पता होगा, इसका एक साइड से जुड़ जाएगा आकर इस C के साथ फॉस्फेट। क्या कर जुड़ जाएगा बाबू? फॉस्फेट आप कह सकते हैं। तो मैं डायरेक्ट यहां से P दर्शा देता हूं, आप लोग समझ जाइएगा, फॉस्फेट। और ये फॉस्फेट जुट गया तो देखो इधर, ये था पहले न्यूक्लियोसाइड, फॉस्फेट जुड़ने से पहले। तो जब न्यूक्लियोसाइड के साथ, जब न्यूक्लियोसाइड के साथ फॉस्फेट जुड़ता है ना, फॉस्फेट जुड़ता है तो वो बन जाता है न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड, बात समझ में आ गया? न्यूक्लियोटाइड एंड न्यूक्लियोसाइड। अब जो स्ट्रक्चर बना, इस स्ट्रक्चर का नाम होगा न्यूक्लियोटाइड। अब सोचो ना, नाइट्रोजेनिक बेस की जगह एडेनिन का स्ट्रक्चर बना, गुआनिन का, फॉस्फेट का स्ट्रक्चर बना, तो कितना कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर हो जाएगा। तो केमिस्ट्री तो ऐसे ही आप लोगों को उतना नहीं समझ में आता होगा, अब स्ट्रक्चर पूरा बना देंगे तो सोचिए कैसे समझ में आएगा। तो ये बेसिक मैं इस तरह बता रहा हूं ताकि आप लोग समझ जाइएगा, और इसी मतलब ऐसे आप लोग बिल्कुल बढ़िया से समझ सकते हैं। तो न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोसाइड के साथ जब फॉस्फेट जुटा तो न्यूक्लियोटाइड, यानी पहले से ये स्ट्रक्चर था, इसके साथ साथ फॉस्फेट जुट गया तो उसका नाम हो गया न्यूक्लियोटाइड। कोई दिक्कत? जिस तरह यहां पर नाइट्रोजन बेस जुड़ता था एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड द्वारा, उसी तरह फॉस्फेट यहां पे जुड़ता है फॉस्फोएस्टर बॉन्ड द्वारा। फॉस्फोएस्टर बॉन्ड द्वारा। कौन सा बॉन्ड द्वारा? फॉस्फोएस्टर बॉन्ड द्वारा। कोई दिक्कत? फॉस्फोएस्टर, आप लोगों के एनसीईआरटी में ना फॉस्फोडीएस्टर लिखा है, वो बताऊंगा फॉस्फोडीएस्टर क्या होता है। जब शुगर, अब ये जो आपका स्ट्रक्चर बना ना, ये हो गया आपका वन न्यूक्लियोटाइड। ये स्ट्रक्चर क्या हो गया? वन न्यूक्लियोटाइड, एक न्यूक्लियोटाइड। अब ये बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ते जाएंगे, जुड़ते जाएंगे, जुड़ते जाएंगे, जुड़ते जाएंगे, तब जाकर स्ट्रक्चर बनेगा, और उस स्ट्रक्चर का नाम होगा पॉलीन्यूक्लियोटाइड चैन। बातें समझ में आ गई इतनी? तो चलिए, एक न्यूक्लियोटाइड क्या होता है ये बता दिए। अब देखो इसमें एक चीज समझिएगा, कभी कभी सवाल पूछ देता है न्यूक्लियोसाइड का नेचर कैसा है, न्यूक्लियोसाइड का नेचर होता कैसा है। तो ध्यान दीजिएगा, शर्करा के साथ जुटा है नाइट्रोजेनिक बेस, और ये नाइट्रोजन जुड़ने के चलते, और ये चूंकि बेस के मतलब बेस का लक्षण रखा है अपने पास, बेस का इसके अंदर कैरेक्टर है, इसीलिए न्यूक्लियोसाइड जो होता है इसका नेचर हो जाता है बेस। न्यूक्लियोसाइड किस नेचर का होता है? तो बेस। न्यूक्लियोसाइड जो होता है फॉस्फेरिक एसिड H3PO4, इससे पहले बताया है फर्स्ट वीडियो में, तो H3PO4, ठीक है, वो एसिडिक लक्षण रखा है, जिसके चलते न्यूक्लियोटाइड क्या हो जाएगा? एसिडिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एसिडिक। ये बात याद रखिएगा, नीट में कई बार पूछा है, व्हाट इज द नेचर ऑफ न्यूक्लियोसाइड एंड व्हाट इज द नेचर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। तो न्यूक्लियोटाइड का नेचर फॉस्फेट जुड़ने के चलते एसिडिक, न्यूक्लियोसाइड का नेचर बेस जुड़ने के चलते बेस। कोई दिक्कत? इतनी बातें में किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इतना बातें समझ में आ गया? वन न्यूक्लियोटाइड का ये स्ट्रक्चर है। ये शुगर के कार्बन के एक नंबर के साथ जब नाइट्रोजन जुड़ेगा तो उसका नाम हो जाए, उसका नाम हम लोग रख देंगे क्या चीज? न्यूक्लियोसाइड। और नाइट्रोजन जुड़ने के साथ जो बॉन्ड बनता है उस बॉन्ड का नाम होगा एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। अच्छा, पांचवें नंबर कार्बन के साथ जुड़ता है फॉस्फेट, और वो फॉस्फेट बॉन्ड किस बॉन्ड द्वारा जुड़ता है? फॉस्फोएस्टर बॉन्ड द्वारा। तो न्यूक्लियोसाइड के साथ जब फॉस्फेट जुटेगा तो न्यूक्लियोटाइड। नेचर क्या होता है बता दिए, और ये हो गया आपका वन न्यूक्लियोटाइड। ये क्या हो गया स्ट्रक्चर आपका? वन न्यूक्लियोटाइड। किसी बच्चों को कोई दिक्कत है? अगर किसी बच्चा को कोई दिक्कत है तो हमसे पूछ सकता है, नहीं होना चाहिए किसी भी बच्चा को कोई दिक्कत। ध्यान दे रहे, मैं इसका एक चार बनाने की कोशिश कर रहा हूं, दो को मैं कंपैरिजन कर दूंगा तो आप इस तरह 3, 4, 5, 6 इस तरह बना सकते हैं। फिर मैं एक और इधर कार्बन बना रहा हूं, शुगर बना रहा हूं, ठीक है, ध्यान देना, इधर थोड़ा सा टेढ़ा बनाना पड़ेगा ये, ठीक है। अच्छा, इधर पांचवा नंबर का कार्बन होता है जिसके साथ साथ फॉस्फेट जुड़ा रहता है, तो हम उस पांचवें नंबर कार्बन के साथ फॉस्फेट को दर्शा रहे हैं फिर। अच्छा ध्यान दो इधर, फिर एक नंबर कार्बन के साथ नाइट्रोजन बेस जुटेगा, बॉन्ड वही रहेगा एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ठीक है, एडेनिन हो सकता है, गुआनिन हो सकता है। मान लो यहाँ पे जुटा है नाइट्रोजेनिक बेस जिसका नाम है एडेनिन,
ठीक है, ये प्यूरिन का भाग है। अच्छा, इस नाइट्रोजेनिक बेस के साथ जुट गया मान लो थाइमीन। क्या जुट गया? थाइमीन। ठीक है, अब ध्यान दो, इस ये है 1 नंबर, ये है 2 नंबर, ये है 3 नंबर कार्बन, ये है 4 नंबर, इधर होता है 5 नंबर, और 5 नंबर के साथ जुट जाता है अपना क्या चीज? पी। क्या जुड़ जाता है बाबू? पी। ये जुटता है ना? अरे ये जुटता है ना, सबको पता है ये जुटता है। और यहाँ पे जो बॉन्ड होता है उसका नाम होता है फॉस्फोडीएस्टर, फॉस्फोएस्टर बॉन्ड, सबको पता है। अब ध्यान दो, ये जो स्ट्रक्चर हुआ 1 न्यूक्लियोटाइड का हो गया, बिल्कुल सेम 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 स्ट्रक्चर। देखो, जब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड एक साथ अरेंज होंगे ना सीक्वेंस में, तो पहला वाला न्यूक्लियोटाइड और दूसरे वाले न्यूक्लियोटाइड को जोड़ने के लिए यहां पर देखना, ध्यान देना, यहां पर 3 नंबर कार्बन के साथ OH बॉन्ड होता था, सबको पता है OH बॉन्ड होता था। तो एक H है तभी भी तो एक O का बॉन्ड खाली है, ये वाला आकर इससे जुट जाएगा ऐसे। बस समझ में आ रहा है? यानी कि C का बॉन्ड P से जुट जाता है। तो फिर जब देखो एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड के साथ जब जुड़ता है ना, तो पहला वाला न्यूक्लियोटाइड का 3 खाली है, लेकिन दूसरे वाले न्यूक्लियोटाइड का 3 खाली कार्बन नहीं होता है, उस कार्बन के साथ फिर फॉस्फेट बॉन्ड बना लेता है। उसी तरह इधर 5वें से जुटेगा तो तीसरे वाले के साथ, मतलब तीसरा जो हम ऐसा स्ट्रक्चर बनाएंगे तो फिर तीसरे के साथ जुटेगा, फिर चौथे वाले के साथ, वही सेम प्रोसेस। ये प्रोसेस बार बार ऐसे चलती है। तो देखो, इधर से भी जुटा फॉस्फेट तो फॉस्फो एस्टर बॉन्ड, इधर से भी फॉस्फेट जुटा तो फॉस्फो एस्टर बॉन्ड, ये भी बॉन्ड हो गया अपना फॉस्फो एस्टर बॉन्ड, ये बॉन्ड हो गया फॉस्फो एस्टर बॉन्ड, ये भी बॉन्ड हो गया फॉस्फो एस्टर बॉन्ड। जब दो फॉस्फो एस्टर बॉन्ड आपस में जुटा तो इसका नाम हो गया फॉस्फो डीएस्टर बॉन्ड। समझ में आ रहा है? एनसीईआरटी डायरेक्ट लिख दिया है फॉस्फोडीएस्टर बॉन्ड, लेकिन ये याद रखिएगा, जब एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड के साथ जुटता है तो पहले वाले न्यूक्लियोटाइड का 5वें नंबर का कार्बन पी के साथ दूसरे वाले न्यूक्लियोटाइड का कार्बन 3 के OH बॉन्ड के साथ जुटता है, जिसके चलते इस तरह एक चैन बनता चला जाता है, और उसी चैन का नाम हो जाता है अपना क्या चीज? पॉली न्यूक्लियोटाइड चैन। कोई दिक्कत? और फॉस्फोडीएस्टर बॉन्ड क्या होता है ये भी बता दिए, किसी बच्चों को इसमें कोई तरह का दिक्कत नहीं होना चाहिए। इतना बात समझ में आ गया सबको? अरे सबको समझ में आया? जल्दी से एक बार बोल दो यस सर। ये समझ गए कि न्यूक्लियोटाइड चैन कैसे बनेगा। ठीक है, दो का कंपैरिजन किया हूं, अगर मैं चाहूं तो बहुतों का कर सकता हूं, करूं? चलो ध्यान दो, उतना बड़ा स्ट्रक्चर ऐसे अब नहीं बनाएंगे, इससे भी शॉर्ट फॉर्म में मैं अब उसको समझाता हूं, अब ध्यान देना उसको। आप लोग वीडियो को बैक करके कॉपी पेन लेकर बैठिए, उसको बनाइए। मैं जब बनाना शुरू करूं, पढ़ा दूं, तो उसको आप लोग अपने से कोशिश करिए बनाने का। ध्यान दो, इधर मैं अब शॉर्टकट में बना रहा हूं, ठीक है? ये है शुगर, ये है शुगर। शुगर के इधर जुटता है नाइट्रोजन, नाइट्रोजेनिक बेस जिसमें एडेनिन हो सकता है, ठीक है? इधर जुटता है फॉस्फेट, इधर जो बॉन्ड होता है ये 3rd नंबर होता है ना? अच्छा, यही पी इधर फिर एक एस के साथ यानी कि शुगर के साथ जुटेगा, और यही एस इधर मान लो एडेनिन है तो इधर आ गया ग्वानिन, ग्वानिन है, ठीक है? अब ध्यान दो, फिर इस एस के इस साइड में फिर पी आएगा, फिर इसी पी का मतलब ये पी जुटेगा किसके साथ? फिर एस के 3 नंबर के साथ, 3 नंबर कार्बन के साथ, फिर इधर आ जाएगा, मान लो एडेनिन है ग्वानिन है, इधर मान लो फिर एडेनिन आ गया या थाइमिन आ गया, मान लो थाइमिन आ गया। वो अभी बनाना नहीं सिखा रहा है, बस इतना बात ये समझिए कि कैसे कैसे बॉन्डिंग जुटता है। ये सब नाइट्रोजेनिक बेस है, एडेनिन ग्वानिन थाइमिन साइटोसिन, ठीक है? तो जब ये एस का 3 नंबर के साथ जुटा तो फिर तो इधर 5वें नंबर के साथ फॉस्फेट आएगा ना, फिर ये फॉस्फेट दूसरे शुगर के तीसरे नंबर के साथ जुटेगा, और पहले नंबर के साथ फिर आ जाएगा साइटोसिन, पहले वाले के साथ साइटोसिन, ये भी एक नाइट्रोजेनिक बेस है, सबको पता है। अच्छा, ये तीसरे के साथ जुटा तो 5वें के साथ फिर फॉस्फेट आएगा, ठीक है? इस तरह एक चैन बनता है, और इसी चैन का नाम हो जाता है पॉली न्यूक्लियोटाइड चैन। इसी चैन का नाम हो जाता है पॉली न्यूक्लियोटाइड चैन। बात समझ में आई? वो एस फॉर शुगर, ए फॉर एडेनिन, पी फॉर फॉस्फेट, इस तरह करके एक स्ट्रक्चर बनता चला जाता है जिसको हम लोग पॉलीन्यूक्लियोटाइड चैन बोलते हैं। कोई दिक्कत इसमें किसी बच्चे को? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए।
ठीक है, देखिए ये हो गया एक न्यूक्लियोटाइड, इसमें सीधा बनता है, जैसे इससे पहले हम स्ट्रक्चर बनाए थे तो इसमें तीन वाला एक का तीन स्ट्रक्चर खाली, मान लो कि एक डीएनए है जिसका सबसे निचला हिस्सा, तो तीन खाली रहेगा। एक डीएनए मान लो सबसे लास्ट वाला टॉप पार्ट डीएनए का, उसमें 5वां नंबर पी खाली होगा, तो ये जो स्टैंड बना ना, ये स्टैंड हो जाएगा 3 to 5, ये स्टैंड हो जाएगा कैसा 3 to 5। कोई दिक्कत इसमें किसी बच्चों को? अरे कोई बच्चा को किसी तरह का दिक्कत है? ऊपर से पढ़ रहे हैं हम लोग, सॉरी अरे 3 to 5 लिख दिया, ऊपर से ना पढ़ रहे हैं हम लोग, तो ऊपर का स्टैंड जो है 5वां ये खाली है, तो ये हो गया 5 to 3 ये स्टैंड का ना। इसी तरह अब ये सुगर हो जाएगा उल्टा, इस तरह उल्टा, जैसे हम लोग स्ट्रक्चर ऐसे बनाए थे ना, ऐसे, अब ऐसे नहीं बनेगा, अब वो स्ट्रक्चर ऐसे नहीं बनेगा, अब वो हो जाएगा ऐसे, ऐसे स्ट्रक्चर हो जाएगा। अब इसका एक आ जाएगा इधर, दो आ जाएगा इधर, तीन आ जाएगा इधर, चार आ जाएगा इधर, पांच आ जाएगा इधर, समझ रहे? सेम वही प्रोसेस, इधर से अब आ जाएगा तीन खाली होगा सबसे ऊपरला हिस्सा, और लास्ट वाले में 5 खाली होगा अगर ऐसे स्ट्रक्चर बनाए तो, और इधर फिर एक नंबर के साथ वही एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसिन ऐसे बनता जाएगा, और इधर पी बॉन्ड, फिर पी बॉन्ड, फिर पी बॉन्ड, इस तरह बनेगा, सेम स्ट्रक्चर बनेगा ना। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि डीएनए हो या आरएनए हो, उसके स्टैंड अगर एक स्टैंड का पता चल जाए हम दूसरा बना सकते हैं, वो बनाने का प्रोसेस हम समझाएंगे। एक अगर 5 to 3 होता है तो दूसरा स्टैंड 3 to 5 होता है। कहने का मतलब ये था कि अगर डीएनए का स्टैंड, एक स्टैंड, ये जो स्टैंड समझते हैं जी, ये जो स्टैंड बना रहे हैं, ये वाला स्टैंड, ये वाला स्टैंड है, ये जो स्टैंड है ना, ये स्टैंड का अगर मान लो ये 5 to 3 है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 3 to 5 हो जाएगा। ये बात मैं समझा रहा हूं, बात समझ में आ गया? इसे शुगर को उल्टा ऐसे स्ट्रक्चर बनाकर देखो, बनेगा, कोई दिक्कत? इतना बात समझ में आ गया? ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है। अब इसके ऊपर क्या क्या बातें कही गई है, उन सभी चीजों के बारे में थोड़ा सा समझ ले हम लोग, उन वैज्ञानिक का भी नाम समझ ले जो इसके ऊपर बहुत सारी बातों को बताया है, ठीक है, समझे हम लोग? एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था विल्किंस, विल्किंस डबल एल होगा, देख लेना, विल्किंस एंड फ्रैंकलिन, 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 ये दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक ट्यूब के, मान लो ये ट्यूब है, ध्यान दो इधर, इस ट्यूब के अंदर, इस ट्यूब के अंदर न्यूक्लिक एसिड को रखे। किसको रखे? न्यूक्लिक एसिड को रखे। इसमें जब एक्सरे, एक्स रे को जब विवर्तित किया ना, मतलब इसमें डाल दिए, तो इस न्यूक्लिक एसिड का, यानी कि इस डीएनए का, मान लो ये डीएनए है, इस डीएनए का संरचना, या आप कह सकते हैं इसका संरचना पर्दा पर मिलेगा, इसका संरचना स्ट्रक्चर मिलेगा ना, जो इसका जो स्ट्रक्चर प्राप्त होगा, वो स्ट्रक्चर को बताए थे फ्रैंकलिन और विल्किंस। विल्किंस और फ्रैंकलिन ने एक्स रे की मदद से डीएनए के स्ट्रक्चर को बताया था, डीएनए के स्ट्रक्चर को बताया था कि डीएनए होता है, इसके स्ट्रक्चर हल्का फुल्का वो बता दिए थे कि यही होता है। अब मान लो मैं यहाँ पे खड़ा हूं, इधर से कोई रेडिएशन आएगा, कोई प्रकाश आएगा, मेरा स्ट्रक्चर किसी को नहीं पता है, उधर से लाइट आया, मैं अगर पारदर्शी हूं तो लाइट आर पार हो सकता है, ठीक है, ट्रांसपेरेंट हूं तो लाइट आर पार हो जाएगा, पढ़ा है ना, फिजिक्स का कॉन्सेप्ट है। अगर मैं ट्रांसपेरेंट ना हूं, नॉन ट्रांसपेरेंट हूं, तो क्या होगा, लाइट आएगा मेरे ऊपर टकराएगा, मेरा जो है शैडो बनेगा, छाया बनेगा पीछे की तरफ। उसी तरह इधर से रे आया, डीएनए में टकराया, तो इसका स्ट्रक्चर प्राप्त हुआ दूसरे साइड में, और ये प्रयोग कौन किए थे? विल्किंस और फ्रैंकलिन ने, ठीक है। अब ध्यान दो, ध्यान देने वाली बात क्या है, इसी की मतलब इसी फ्रैंकलिन और विल्किंस के एक्सपेरिमेंट के बाद सन था 1953, उसके बाद कोई मतलब कि अब साइंटिस्ट नहीं आया लोग इसके बारे में कोई बताने वगैरह, ठीक है। 1953 में एक साइंटिस्ट आए, वॉटसन एंड क्रिक, उनका नाम क्या था? वॉटसन
एंड क्रिक, वॉटसन एंड क्रिक, ये दो साइंटिस्ट है और इन्होंने आकर बताया कि डीएनए जो होता है ना डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर का होता है, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर का होता है। ये मतलब क्या है, यही लोग बताए थे कि डीएनए का जो स्ट्रक्चर होगा डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होगा, ऐसा डबल, ठीक है, यही डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है, यही क्या है, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है, एक स्टैंड इधर से एक स्टैंड इधर से, और यही स्ट्रक्चर बना डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर। और इसी को बताए थे वॉटसन एंड क्रिक, किस बेस पे, ये जो एक्सपेरिमेंट वो विल्किंस और फ्रैंकलिन कर चुके थे, उन्हीं के बेस पे इन्होंने अपना डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर को मॉडल को दिया और समझाया। कुछ कुछ बात को बोले थे वो हम लोग विस्तार रूप से पढ़ेंगे, अभी मैं बस बता रहा हूं कि अब क्या पढ़ना है हम लोगों को, ठीक है। लेकिन विल्किंस और फ्रैंकलिन ये एक्सपेरिमेंट किए हैं, इस बेस पर कौन कौन साइंटिस्ट आकर क्या क्या बात बताए, तो वॉटसन एंड क्रिक आए, आपका डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर मॉडल दिए और वो लोग ऐसा बताए कि डीएनए ऐसा होता है, ठीक है। और आरएनए जो होता है ये सिंगल स्टैंड का होता है, बस ऐसे ही सिंगल स्टैंड, यही सिंगल स्टैंड बस ऐसे ही होगा, ये आरएनए है, ये हो गया अपना आरएनए, ये हो गया अपना डीएनए। ये स्ट्रक्चर, ये मतलब स्ट्रक्चर मिला कैसे, ये मतलब बताया गया 1953 में वॉटसन एंड क्रिक के द्वारा। फिर आए एक साइंटिस्ट जिनका नाम था चारगाफ, क्या नाम था, चारगाफ, ये साइंटिस्ट आए चारगाफ। ये चारगाफ आके क्या बोले कि इसके अंदर जो प्यूरिन एंड पायरिमिडीन है, प्यूरिन एंड पायरिमिडीन, प्यूरिन मैं पूरा लिखूं क्या, पी यू लिख देता हूं और पी वाई लिख देता हूं, समझ जाइएगा, पी मतलब प्यूरिन और पी वाई मतलब पायरिमिडीन। तो प्यूरिन और पायरिमिडीन दोनों की सांद्रता बराबर होगी, मतलब प्यूरिन इज इक्वल टू पायरिमिडीन होना चाहिए, कंपलसरी है। अगर एक स्टैंड की तरफ, जैसे मान लो मैं एक बना रहा हूं, आप लोग ध्यान दीजिएगा, चारगाफ आके कुछ बात बताए थे, वो अभी मैं डिटेल से नहीं कर रहा हूं, एक शॉर्टकट में मैं आप लोगों को, नहीं होता है शॉर्टकट में मैं आप लोगों को एक ट्रिक बता दे रहा हूं, ठीक है। जैसे अगर मान लो इधर ए है, इधर क्या है, ए है, तो इधर टी होगा, इधर जी है तो इधर सी होगा, अगर इधर सी है तो इधर हमेशा जी होगा, इधर अगर टी है तो इधर ए होगा। बात समझ में आ रही है, यानी अगर एक साइड का मतलब मान लो कि ए, इस बात को समझ लो कि ए हमेशा टी के साथ आएगा, जी हमेशा सी के साथ जाएगा, या सी हमेशा जी के साथ जाएगा, या टी हमेशा ए के साथ जाएगा। ये चारगाफ बताए थे, कैसे बताए थे वो सभी चीजें मिलेगी आगे। आज का सेशन जो है इतना ही रहेगा, हम लोग विल्किंस और फ्रैंकलिन का मॉडल देख लिए, अब हम लोग पढ़ेंगे 1953 में वॉटसन एंड क्रिक का क्या बताए थे वो लोग, चारगाफ का रूल्स क्या होता है, तब जाकर एक डीएनए के स्ट्रक्चर को बनाना सीखेंगे, डीएनए के अंदर कौन कौन से एटम्स होता है, कैसे कैसे वो मॉलिक्यूल्स मिलकर एक डीएनए स्ट्रक्चर बनता है, उसमें कोडिंग क्या होता है, ये सब चीज बहुत कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर है। चैप्टर पार्ट 1 और पार्ट 2 ही मेन है, पार्ट 1 और पार्ट 2 जिस बच्चों को समझ में आ जाएगा उसके लिए कोई दिक्कत नहीं होगी पूरे चैप्टर को समझने में। इतना बात समझ में आ गया, चलिए ठीक है, थैंक यू।